हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। आइए बच्चों, हम लोग मैकेनिक्स की अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए अपने सिलेबस को कवर किया जाए। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं आज इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और फोर्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये चार चीजें हम लोग आज जान लेते हैं इस वीडियो में के माध्यम से। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक तथा शेयर कर देना। बच्चों ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से भी समझ में आएगा आपको। ठीक है बच्चों, देखिए जो चीजें पढ़नी है उस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिलेबस। ठीक है, देखिए पहली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बलों की साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम या बलों के संतुलन के प्रकार। साम्यावस्था या संतुलन दोनों एक ही बात है बच्चों। इसके बाद नंबर 3 लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के नियम पढ़ेंगे। देखिए संतुलन के नियम बच्चों हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज लॉ का विलोम, इसके बाद लामी थ्योरम, इसके बाद पॉलीगन लॉ का विलोम। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। सबका जितने लॉ है, इन दोनों लॉ का हम क्या करेंगे, इनवर्स लॉ भी पढ़ेंगे, विलोम नियम भी पढ़ेंगे। लिखा नहीं है लेकिन उसको पढ़ना है। इसके बाद है लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है बच्चों, हालांकि आपकी बुक में इसको क्या किया है, पहले दे दिया है, तो पहले दे दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिना इक्विलिब्रियम को समझे इसको समझना थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको जान लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक लकड़ी का लट्ठा है, क्या है, लकड़ी का लट्ठा है। मैं बार बार बहुत एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई लकड़ी का लट्ठा बहुत भारी है। अब आप उसके ऊपर जाके क्या कर रहे हैं, बल लगाए जा रहे हैं, नहीं हिला। 2-4 मित्रों को बुला लिया आपने, फिर भी नहीं वो अपने जगह को छोड़ा। तो मतलब क्या है, बलों का प्रभाव उस पर क्या है, शून्य है। तो ये बलों के प्रभाव में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, फोर्स इक्विलिब्रियम या बलों की साम्यावस्था। यानी कि बलों का प्रभाव वहां पे क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, उसमें कोई नहीं, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी कि यदि बलों की साम्यावस्था क्या कहती है, यदि किसी पिंड पर बहुत सारे बल एक साथ कार्य कर रहे हो या बल निकाय काम कर रहा हो और इस बल निकाय के लगने के कारण उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बलों के लगने की इस अवस्था को क्या कहते हैं, बलों की साम्यावस्था या बलों का संतुलन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ लिए। अब देखिए बच्चों, इसको अच्छे से और समझने के लिए इसके भीतर चलते हैं। क्या, टाइप्स ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम। तो टाइप्स ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम बेटा देखिए 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1 है स्थैतिक संतुलन। क्या है, स्थैतिक संतुलन। और नंबर 2 है गतिक संतुलन। स्थैतिक संतुलन के लिए वही एग्जांपल बेटा कि लकड़ी का बहुत भारी लट्ठा कोई है, उसे कई बल मिलके क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और वह इस अवस्था में क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, बहुत सारे बल एक साथ काम करना शुरू कर दिए। क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बल एक साथ लगना शुरू कर दिए। देखिए इतने सारे बल लग रहे हैं इसके ऊपर। मान लीजिए F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। ये 8 बल इस पर लग रहे हैं। इस 8 बलों के प्रभाव बस यह जो पिंड है हमारा, ये जो हमारा पिंड है, क्या हो रहा है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो है कि जो जितने बल हैं F1 प्लस, F2 प्लस, F3 प्लस, F4 प्लस, F5 प्लस, जितने भी फोर्स हैं, इनका जो प्रभाव है ना, जो नेट इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है। नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। जितने भी बल इस पर लग रहे हैं बच्चों, वो क्या हो रहे हैं, उनका नियत प्रभाव जो है शून्य हो जा रहा है। अब शून्य कैसे हो रहा है, तो देखिए बच्चों, शून्य होने की स्थिति में क्या है, देखिए जैसे कोई बल इधर से लगा, कोई बल इधर से लगा, तो इसके प्रभाव को खत्म किया, इधर से लगा, इधर से लगा, इसका प्रभाव खत्म हुआ, ये लगा इधर से, ये लगा इधर से, इसके प्रभाव को खत्म किया। यानी कि नेट फोर्स जो है उसका प्रभाव क्या हो जा रहा है, उसमें समाप्त हो। रैंडम फोर्स के कारण, लगने के कारण, निश्चित दिशा भी नहीं होने के कारण इसमें क्या है, ये क्या हो सकते हैं,
ये बल कई दिशाओं से लगे, कई व्यक्ति चारों तरफ से मिलकर एक ही चीज को धक्का रहे तो भी नहीं हिलेगा, यानी कि तब भी वो क्या है, स्थैतिक संतुलन की अवस्था में है अपने। या कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये बहुत भारी, क्या है, मान लीजिए यही लकड़ी का लट्ठा है आपका, बहुत भारी है। अब आप लोग एक तरफ से फोर्स लगा है, F1 F2 F3 आप लोग लगा, एक ही तरफ से फोर्स है। अब कहेंगे ना सर कि सर ये तो मान लीजिए कि इधर के इसके प्रभाव को ये खत्म किया, इसको ये खत्म किया, इसको ये खत्म किया, इसको ये खत्म किया, तो यहाँ पर तो मान लेते हैं कि खत्म हो गया, प्रभाव शून्य हो गया, ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। लेकिन इसमें तो फोर्स इंटेंसिटी एक ही दिशा में जा रही है, तो भी बेटा है, क्योंकि देखिए अब जो नेट फोर्स या है, नेट या इसकी जो ऑब्जेक्ट है, या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इनर्सिया है, स्टैटिक इनर्सिया, स्थैतिक इनर्सिया जो है, स्थैतिक जड़त्व जो है, इन लगाए गए बाह्य बलों से क्या है, ज्यादा है। यानी कि इस स्थिति में क्या होगा, जो F1 प्लस F2 प्लस F3 है, यह लेस देन होगा क्या, स्थैतिक पिंड की स्टैटिक इनर्सिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की स्टैटिक इनर्सिया वो क्या है, ज्यादा है इस द्वारा लगाए गए बल के, तब भी इस स्थिति में भी क्या होगा, बल नहीं, वो ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को नहीं परिवर्तित करेगा। तो अभी क्या होगा, अभी सारे बल के सारे बल क्या होंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो दो चीजें आप लोगों ने समझ ली ना बेटा। अब चलिए एक चीज समझ लिया, क्या, स्थैतिक इक्विलिब्रियम समझ लिया, यानी कि स्थैतिक संतुलन समझ लिया। अब नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, गतिक संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं कि गतिक संतुलन कैसे हो। देखिए अब बेटा देखिए कैसे है गतिक संतुलन। तो गतिक संतुलन है बच्चों कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वह गतिमान अवस्था में है और उस पर हम बल लगाए जा रहे हैं, बल लगाए जा रहे हैं, बल लगाए जा रहे हैं, लेकिन वह ऑब्जेक्ट रुक नहीं रहा है, और वह क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे बच्चा कोई बहुत बड़ा रोलर हो, वह ढलान के मार्ग से आ रहा है, फ्रीली आने लगा, अचानक वहां पे रुका था, ब्रेक फेल किया, हुआ क्या होगा, नीचे आने लगा। अब कुछ लोग पीछे से मिलके खींच रहे हैं और कुछ लोग आगे से भी मिलके धक्का दे रहे हैं, लेकिन वह हिल नहीं रहा, क्या होता जा रहा है, आगे की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में क्या है, बलों का प्रभाव शून्य हो गया। तो इस स्थिति में बलों का प्रभाव भी शून्य होगा, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, गतिक साम्यावस्था कहलाती है। यह क्यों होता है, तो यह स्थिति आती है तब जब ऑब्जेक्ट की डायनेमिक इनर्शिया ज्यादा हो जाती है लगाए गए अप्लाइड फोर्स के कारण। यानी कि अप्लाइड फोर्स अगर हम लगाएं और डायनामिक इनर्शिया क्या हो, परंतु ऑब्जेक्ट की जो डायनामिक इनर्शिया है, गतिक जड़त्व है, वह क्या हो, अधिक हो, किससे, लगाए गए बाह्य बलों से। तो क्या होती है, यह डायनामिक इनर्शिया आती है। जैसे बच्चों कोई हाथी जा रहा है, अब हाथी की पूंछ पकड़ के आप खींचे जा रहे हैं, हाथी की पूंछ पकड़ के आप क्या कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं, वो हाथी निकलता जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उसकी क्या है, डायनामिक इनर्शिया ज्यादा है आपके द्वारा लगाए गए बाह्य बल से। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई बच्चों ना, चलिए ठीक है। अब आते हैं बच्चों लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में आपके पूछता है, चाहे आप क्या बोलते हैं अपना सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो या कोई जेईई के एग्जाम में भी कभी कभी ये नियम सीधे पूछ लेता है किसी तरफ से, ठीक है ना बेटा। तो आइए इन नियमों को जानते हैं बच्चों कि ये नियम क्या है। ये दो चीजें समझ में आ गई ना, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, स्थैतिक इक्विलिब्रियम, गतिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया ना, यानी कि लगाया गया बाह्य बल अगर उसके इनर्शिया फोर्स से, अब चाहे इनर्शिया कौन सी हो, डायनामिक इनर्शिया ज्यादा है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इनर्शिया ज्यादा है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए बच्चों अब चलते हैं त्रिभुज लॉ पे कि बलों का त्रिभुज नियम क्या कहता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग सारे के सारे नियम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए नंबर 1 है आपका क्या, बलों का त्रिभुज नियम, बलों का त्रिभुज नियम। बलों का त्रिभुज नियम क्या कहता है बच्चों, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर 3 बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, 3 बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, F1 F2 F3, यह 3 बल एक साथ काम कर रहे हों और इन 3 बलों के कारण क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, संतुलन की अवस्था में है, क्या है, संतुलन की अवस्था में है,
तो इन तीनों बलों को त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा क्या किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। पहली नियम तो यह है, पहली बात क्या है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हों और वह बलों के प्रभाव में वह पिंड संतुलन की अवस्था में है, तो इन तीनों बलों को परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे हमारा यही है, एक हमारा क्या होगा, या F1 हो जाएगा, मान लीजिए त्रिभुज की पहली भुजा। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो मान लीजिए F1 बराबर क्या है आपके पास, 10 न्यूटन है, या भी 10 न्यूटन है। तो क्या होगा, तो 10 न्यूटन, तो मान लेंगे यहां से कैसे लाइन खींचेंगे सर, तो मान लेंगे एक 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 न्यूटन बराबर क्या खींचेंगे सर, 10 सेंटीमीटर लाइन खींच लेंगे। तो देखिए यह लाइन आपको यहां से शुरू करेंगे कहीं से और इसको 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। अब इसके हेड है जो ना, इससे बेटा इधर चले जाएंगे, अभी 10 सेंटीमीटर खींच लेंगे, अभी 10 सेंटीमीटर की खींच लिए, यह हो जाएगा क्या आपका F2, और इसी त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, F3। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर संतुलन की अवस्था में है और उस पर तीन बल कार्य कर रहे हों, तो इन तीनों बलों को तीनों बलों को परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की क्रम से ली गई, क्रम से मतलब इधर से, देखिए दिशा के रूप में मैंने दर्शाया है ABC, यानी कि AB BC CA क्रम से ली गई भुजाओं में द्वारा क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। अच्छा, इसी का विलोम नियम क्या है, विलोम नियम यह है बच्चा कि अगर किसी पिंड पर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, किसी पिंड पर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और इन्हें परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, यानी कि ये पहले ही कह दे रहा है कि अगर तीन बल कोई या किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हों और इनको किसी त्रिभुज परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा क्या किया जा सके, दर्शाया जा सके, तो यह वह पिंड जो है इन बलों के प्रभाव में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। क्या होगा, संतुलन की अवस्था। पहले ही कह दिया कि अगर तीन बल कार्य कर रहे हो और इन्हें क्रम से परिमाण एवं दिशा में क्रम से ली गई त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है, तो यह सभी बल क्या करेंगे, पिंड को संतुलन में बनाए रखेंगे। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात बेटा, इसी में तीसरी बात भी देख लीजिए कि अगर किसी पिंड पर तीन बल यदि कोई पिंड कई बलों के प्रभाव में या दो से अधिक बलों के प्रभाव में क्या हो, साम्यावस्था में, संतुलन की अवस्था में हो, और इस संतुलन की अवस्था में हो तो और उनके परिमाण एवं दिशा में कोई दो भुजाएं उनको क्या हो, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके। क्या किया जा सके, परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा, त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा परंतु विपरीत क्रम में ली गई, क्या होगा, इन दो बलों का क्या कहलाएगी, परिणामी कहलाएगी। यानी कि जो तीसरी भुजा होगी, अगर इसी को विपरीत क्रम में हम ले लें तो यही जो तीसरी भुजा है ना बेटा, यही जो F1 और F2 दो बल कार्य कर रहे हो, तो यह तीसरी भुजा क्या कहलाएगी, परिणामी कहलाती है। क्या कहलाती है, रिजल्टेंट कहलाती है। तो त्रिभुज नियम से संबंधित बातें जितनी भी थी बच्चों आप लोगों ने जान लिया। क्या एक है कि बलों के प्रभाव में पहले ही पिंड संतुलन में है, तो इन्हें क्या किया जा सकता है, त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अगली बात है कि अगर किसी पिंड पर तीन बल काम कर रहे हो, इनको त्रिभुज की तीन क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है परिमाण एवं दिशा में, तो यह पिंड क्या होगा, साम्यावस्था में होगा। या तीसरी बात अगर निकल के आई बच्चों कि अगर किसी पिंड पर दो बल काम कर रहे हो, F1 एवं F2, और इन बलों के प्रभाव में पिंड क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो, तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा परंतु विपरीत क्रम में अगर ली जाए तो वही क्या होगा, इन शेष दो बलों का परिणामी होगा। ठीक है, तो त्रिभुज नियम को आप लोगों ने समझ लिया, उसका इनवर्स लॉ भी समझ लिया। देखिए बच्चों, यह क्या था, त्रिभुज का नियम था, यह उसका विलोम नियम था, और यह क्या था, उनके रिजल्टेंट के लिए था।
तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद बच्चे हैं, देखिए चलिए इसके बाद लामी थ्योरम को समझ लेते हैं बच्चों। इसमें नोट्स आप किताब से बना सकते हैं, नोट्स जिनको बनाना है समझ में आनी चाहिए चीजें, भाषा जो है किताब को मैं समझा रहा हूं आपको, भाषा समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं लामी थ्योरम पर। अगला नंबर किसका है, लामी थ्योरम का। तो लामी थ्योरम बच्चों देखिए केवल और केवल कितने बलों के लिए अलाउ है, 3 बलों के लिए लामी थ्योरम। देखिए यह कितने बलों के लिए अलाउ है बच्चों, 3 बलों के लिए अलाउ है ना। तो अलाउ है 3 बलों के लिए, तो होता क्या ये देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखिए लामी थ्योरम क्या है देख लेते हैं। देखिए बच्चों लामी थ्योरम 3 बलों के लिए अलाउ होती है। लामी थ्योरम कितने बलों के लिए अलाउ है बच्चों, 3 बलों के लिए, 3 बलों के अलाउ है। और क्या कहता है लामी थ्योरम, देखिए बच्चों कि अगर कोई बल कोई 3 बल, देखिए 3 बल हमारे पास क्या है, देखिए मैंने मान लिया कि T1 T2 और W, ये 3 बल हमारे पास है। देखिए बच्चों मान लेते हैं कोई रस्सी है, 2 रस्सियां हैं, 2 अलग अलग पिंटों पर क्या है फिक्स है, और इनसे कोई हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया है। तो ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का बल हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को लटकने के कारण रस्सियों में क्या आएगा, तनाव आएगा। तो तनाव भी एक प्रकार का बल है। तो देखिए इनमें तनाव T1, इनमें तनाव T2 और W है। तो क्या कहता है कि अगर जो है कि ये जो सबके सब ये क्या इस अवस्था में हो, इस अवस्था में हो कि ये 2 बलों के बीच का जो कोण है अल्फा, इन 2 बलों के बीच का कोण बीटा, इन दोनों बलों के बीच का कोण क्या हो, गामा हो। तो संतुलन की अवस्था में अगर पिंड क्या है, संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था में नहीं है बेटा तो यह नियम फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और देखिए तो ये क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो तो जो है यह क्या करेगा कि जो एक प्रत्येक बल जो है, प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण के जाके क्या होंगे, समानुपाती होंगे। शेष 2 बलों के बीच के कोण के जाके समानुपाती होंगे। लामी थ्योरम क्या कहती है, यदि कोई पिंड किन्हीं 3 बलों के प्रभाव में संतुलन की अवस्था में है तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण के जाके समानुपाती होगा, ठीक है। यानी कि देखिए अब कहने का मतलब कुछ नहीं बच्चों, यही है कि जो T1 है यह प्रोपोर्शनली होगा किसके, T2 और W के बीच के कोण के साइन के, यानी कि साइन बीटा के। या T1 बराबर, देखिए बच्चों, या T2 बराबर क्या होगा, यह डायरेक्टली T2 प्रोपोर्शनल होगा किसके, W और T1 के बीच, यानी कि साइन गामा के बीच के। या और W जो है यह प्रोपोर्शनल होगा किसके, T1 और T2 साइन अल्फा के समानुपाती, ठीक है बच्चों। यहां से आप लोगों ने समझ लिया। तो देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं आप, या T1 बराबर क्या, K साइन बीटा, या T2 बराबर क्या लिख सकते हैं, K साइन गामा, या W बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, K साइन अल्फा। तो देखिए बच्चों ये जो तीनों इक्वेशन मिला 1 2 3, इन इक्वेशन से हम देखें तो हमें देखिए K बराबर क्या मिलेगा, पहले के लिए कंडीशन में K बराबर T1 अपान साइन बीटा मिलेगा, साइन बीटा, और दूसरे में K बराबर क्या मिलेगा, T2 अपान साइन गामा, और K बराबर तीसरे इक्वेशन से क्या मिलेगा, W अपान साइन अल्फा। या इन तीनों को अगर देखा जाए ध्यान में रख के बच्चों, तो हमें यही मिलेगा कि क्या T1 अपान साइन बीटा बराबर क्या, T2 अपान साइन गामा बराबर W अपान साइन अल्फा बराबर ये सब क्या होगा, सारे का सारा मान नियतांक होगा, एक नियत मान होगा, ठीक है।
तो क्या कहता है लामी थ्योरम कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 3 बल कार्य कर रहे हो और इन बलों के प्रभाव में वह ऑब्जेक्ट क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो, तो संतुलन की अवस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए वही चीज मैंने लिखा जो लामी थ्योरम है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूमेरिकल आता है बच्चों, इस पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है। अगली चीज की अगला नियम की तरफ बढ़ते हैं, पॉलीगन लॉ। ये तो रहे 3। देखिए 2 नियम जो बताया मैंने बच्चों, वह था कितने लोग नियम के लिए, 3 बलों के लिए। क्या था, 3 बल। अब 3 से अधिक बल हो जाए तब क्या करेंगे भाई, 3 से अधिक बल हो जाए तब क्या करेंगे, तब बच्चों देखिए पॉलीगन लॉ वहां पर फॉलो हो जाता है। क्या, पॉलीगन लॉ, बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम। तो बहुभुज का नियम क्या है बच्चों, देखिए अब कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पर कई बल क्या कर रहे हैं, लग रहे हो, क्या कर रहे हैं या कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए क्या है, F1, F2, F3, F4 और F5, ये 5 बल एक साथ कार्यरत हैं किसी पिंड पर, और इन बलों के प्रभाव में वह पिंड क्या है, संतुलन की अवस्था में है। क्या है, संतुलन की अवस्था में है। तो से सभी बलों को एक बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा क्या कर सकते हैं, हम निरूपित कर सकते हैं। यह पिंड कैसा है, किस स्थिति में है, साम्यावस्था में है। किस स्थिति में है, साम्यावस्था में है। इन बलों के प्रभाव वैसे क्या है, साम्यावस्था में है। तो क्या कह रहा है यही नियम कि इन सारे के सारे बलों को किसी बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं, देखिए मान लीजिएगा क्या है, F1, कैसे मानेंगे, जैसे त्रिभुज नाम बताया कि F1 आपकी 3D इंटेंसिटी होगी, फोर्स इंटेंसिटी होगी, उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट के स्केल मान लेंगे, तो उससे क्या बनाएंगे, एक बहुभुज बनाएंगे। तो देखिए एक हो गया यह F1 हो गया, दूसरा देखिए ये क्या हो गया, F2 हो गया, मान लीजिए F2 हो गया, तीसरा है आपका बेटा F3, चौथा F4 और पांचवा F5। ठीक है बच्चों, समझ में आई चीजें ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है बलों के प्रभाव में, कई बलों के प्रभाव में 3 से अधिक बल, 3 बल तक तो क्या त्रिभुज लॉ और आपका लामी थ्योरम वर्क करता रहेगा। ठीक है, 3 से अधिक नियम बल होंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुभुज नियम का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे बहुत सारे बल काम कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि इन सारे के सारे बलों को परिमाण एवं दिशा में एक बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। पहला बात, यह तो फर्स्ट नियम था, इस नियम का पहली बात थी। बहुभुज का नियम यही कहता है कि अगर कई बलों के प्रभाव में कोई ऑब्जेक्ट साम्यावस्था है तो इन सभी बलों को किसी बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। किस टर्म में, परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में। अब बेटा इसी की अगली बात नंबर 2 बहुभुज नियम का विलोम, नियम का विलोम। तो विलोम नियम कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल सी बात है समझ लेने की, कि देखिए अगर किसी पिंड पर, यही चीज है, अगर किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो, ठीक है, देखिए यही पिंड है हमारा ना, इस पर क्या कर रहे हो, कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो, और इन बलों को हमें पता नहीं है कि यह पिंड साम्यावस्था में है कि नहीं, लेकिन देखिए F1, F2, F3, F4 और F5 हमें पता नहीं है कि यह साम्यावस्था में है कि नहीं, लेकिन एक काम देख रहे हैं, क्या हो जा रहा है कि सारे के सारे बलों को हम परिमाण एवं दिशा में, किसमें, परिमाण एवं दिशा में एक बहुभुज, क्या, एक बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा क्या कर पा रहे हैं, हम निरूपित कर पा रहे हैं। देखिए क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, एक बहुभुज बना लिया।
यानी कि इनके द्वारा एक पूर्ण बहुभुज बन गया। तो यह अगर यह पूर्ण बहुभुज बन गया, परिमाण एवं दिशा में इन सारे के सारे बलों को एक बहुभुज द्वारा निरूपित कर पा रहे हैं, तब यह क्या होगा, तब हम मान लेंगे कि यह पिंड किस स्थिति में होगा, संतुलन की स्थिति में, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें अगली बात जो है बच्चों, अच्छा विलोम नियम समझ लिया ना बच्चों कि क्या कि अगर कोई पिंड है वह साम्यावस्था में है कि नहीं है नहीं मालूम है, लेकिन उस पर सारे के सारे बल जो कार्य कर रहे हैं, इनके द्वारा हम क्या कर पा रहे हैं, एक बंद बहुभुज बना पा रहे हैं, एक पूर्ण बहुभुज बना पा रहे हैं, तो यह पिंड क्या होगा, तब संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है ना। यानी कि एक पिंड पर कार्य कर रहे कई बलों को परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में जरूर लिखेंगे बेटा एग्जाम में, परिमाण एवं दिशा में क्रम से ली गई किसी बहुभुज की बंद भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है, तो पिंड क्या होगा, साम्यावस्था में होगा। अगली बात बेटा देखिए, अब हमारे सामने यही कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, यही कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कई बल कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कई बल कार्य कर रहे हो, देखिए कार्य कर रहे हो और इनके द्वारा एक हम क्या करें, बहुभुज निर्माण करें। देखिए मान लीजिए कि हम इस तरह से कोई बहुभुज का निर्माण करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो देखिए हमारे पास F1, F2, F3 और F4, यह चार बल तो हमारे सामने हैं, F1, F2, F3 और F4, ये चार बल हैं। अब इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बहुभुज बना रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है, तो क्या होगा, अगर नहीं बन रहा है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अगर बनाना पड़ेगा, बनाने का मतलब यही है बच्चों, कहने का मतलब कि बंद बहुभुज नहीं है तो इसको बंद करिए। देखिए बंद करेंगे तो यही, तो एक भुजा आएगी हमारी ये वाली, और अब ये जो भुजा है यही क्या होगा, सभी बलों का रिजल्टेंट होगा। कहने का मतलब है बेटा कि यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं, कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो, उन्हें एक बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित करें, तो बहुभुज की अंतिम भुजा, बहुभुज को की अंतिम भुजा, या कहें बहुभुज को बंद करने वाली भुजा जो विपरीत क्रम में ली जाती है, वही क्या कहलाती है, इन सभी बलों का क्या होगा, परिणामी होगा। ठीक है बेटा, इतनी चीजें समझ में आ गई ना। चलिए ठीक है, तो आप पॉलीगॉन लॉ समझ लिए, पॉलीगॉन लॉ का विलोम समझ लीजिए, इसके रिजल्टेंट के बारे में थोड़ा जान लिए। अब बच्चों अब आपका लास्ट टॉपिक इस सिलेबस का बचा हुआ है, जो मतलब जो अभी ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में जो आपको पढ़ाना है वो क्या है, लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि बलों के संचरणशीलता का नियम। बलों के संचरणशीलता का नियम बेटा यही कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे बल को, उसके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे बल को उसकी क्रिया रेखा के अनुदिश किसी बिंदु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, बिना उसकी साम्यावस्था को बिगाड़े, बिना उसकी साम्यावस्था को बिगाड़े। यानी कि वह पिंड साम्यावस्था में हो तो उस पर लगे बल को उसकी क्रिया रेखा के अनुदिश बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी साम्यावस्था नहीं बिगड़ेगी। कहने का मतलब आइए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा क्या होगा। देखिए जैसे हमारे पास है कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों। अब देखिए इस पर एक कोई बल कार्य कर रहा है, इस दिशा में क्या कर रहा है, एक बल F कार्य कर रहा है इस दिशा में, तो यह होगा क्या, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन, क्रिया बिंदु। अब क्रिया बिंदु से होकर देखिए इसके इंटरनल जो लाइंस गुजर रही है, इसी को कहते हैं बल की क्रिया रेखा, जो उसके पॉइंट ऑफ एक्शन के अलॉन्ग सीधे सीधे गुजर जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया रेखा कहते हैं। तो कहने का मतलब कह रहा है कि यह बल जो है, अब देखिए पिंड कैसी अवस्था में है, साम्यावस्था में है, कैसा है, साम्यावस्था में पड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि इसी बल को, इसी बल के परिमाण को इसी क्रिया रेखा के अनुदिश कहीं बढ़ा सकते हैं बिना इसकी साम्यावस्था को बिगाड़े। मतलब देखिए बच्चों, अगर हम क्या करें कि इस बिंदु पर हमने एक समय मान लिया बच्चों कि दो बल हमने लगा दिया, क्या किया, दो बल परस्पर विपरीत दिशा में लगा दिया इसी इंटेंसिटी का, F1 F2 क्या कर दिया, बराबर लिख दिया, और जो F1 है यह बराबर है F2 के, यही बराबर है F के, है ना। तो देखिए होगा क्या कि जो F1 F2 है,
F1 F2 बराबर F के है, या क्या करे, देखिए F1 जो है इसके प्रभाव को क्या करेगा, निरस्त कर देगा। देखिए ये इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों बराबर इंटेंसिटी के है ना, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में टकराएंगे मतलब एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर देंगे। अब बच गया क्या, F2 जो कि आगे बढ़ जाएगा, आगे फिर इसी को इसी तरह ले जाना है, तो फिर मान लेते हैं कोई यहाँ पर बिंदु इसी F2 के बराबर लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, मान लीजिए, देखिए इसी को समझ लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर फिर दो बल इस तरह डायरेक्शन लगा दिया, क्या था, एक बल F3 एक बल F4। अब देखिए यही बल F2 बराबर क्या है, F3 बराबर F4 बराबर किसके है, F2 के। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर F3 जो है बच्चों, F3 जो है इस डायरेक्शन में जो आ रहा है, इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो क्या करेगा, F2 के प्रभाव को खत्म कर देगा, क्योंकि तो बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। अब जो है चौथा बल जो है F4 आगे बढ़ जाएगा, जो कि F के बराबर ही है। देखिए यहाँ से क्या F2 बराबर क्या है, F के बराबर है, तो यहाँ F के बराबर लिख देंगे। तो बलों के संचरणशीलता का नियम भी समझ में आ गया कि बलों जब किसी कोई ऑब्जेक्ट पर किसी बल को बिना उसकी साम्यावस्था को खत्म किया, बिगाड़े, बल को उसकी क्रिया रेखा के अंदर किसी भी बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही क्या है बच्चों, बलों के संचरणशीलता का नियम है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अगली टॉपिक बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।